हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। Yes, today's topic is fillers. We are still going on with the topic. Let's move further to your first slide. यहाँ पे आपको आज डबल फिलर्स करने हैं। हमने आपके लिए जो आज बना के रखा है फॉर्मेट, वो डबल फिलर्स का। डबल फिलर्स में हमने आपके लिए दो ब्लैंक्स रखे हैं। ब्लैंक्स में डिफरेंट ऑप्शंस बैठेंगे, ठीक है। आपके जितने ऑप्शंस है वो डिफरेंट है, तो ये नहीं होगा यहाँ पे कि एक ही ऑप्शन दो ब्लैंक में बैठेगा। क्लियर? चलिए, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। अब आपको उन्हें समझकर अकॉर्डिंगली अपने ब्लैंक्स में उनको फिल इन करना है। लेट्स सी। बाय रनिंग लिक्विड चॉकलेट डैश एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बाय रनिंग लिक्विड चॉकलेट, अब आप बात कर रहे हैं किसी चीज के फ्लो का। रनिंग लिक्विड चॉकलेट, लेकिन वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड से होके गुजरेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में गुजरेगा, है ना, या फिर होके गुजरेगा, यही तो मीनिंग निकल रहा है। अब आप अगर अक्रॉस बोलोगे तो आप बोल रहे हो दूर दूर से, फिर आप बोल रहे हो ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो समय के लिए चला जाएगा, ये तो जा ही नहीं रहा, है ना। अमोंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं होगा। अमोंग वैसे भी दो लोग, दो से ज्यादा के लिए जाता है, और यहाँ पे ब्लैंक के बाद एन लिखा है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होता है। अब बचा हमारे पास इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रनिंग चॉकलेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तीन ऑप्शंस मतलब एलिमिनेट हो गए, बचे हमारे पास सी और डी, ई। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जाएगा। रिसर्चर्स वेर एबल टू मेक इट टाइडल मोर इजीली इज नॉट इवन मेकिंग सेंस। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाय रनिंग लिक्विड चॉकलेट थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिसर्चर्स वेर एबल टू मेक इट फ्लो मोर इजीली। वो ज्यादा आसानी से लिक्विड चॉकलेट को फ्लो करने में कामयाब रहे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वी हैव इंडिया इज डैश अ ट्री ड्रिंकिंग कंट्री। इंडिया जनरली एक ट्री ड्रिंकिंग कंट्री जाना जाता है। विथ कॉफी डैश टू द इंस्टेंट वेराइटी एक्सेप्ट इन द साउथ, जिसमें से कॉफी जो है वो इंस्टेंट वेराइटी मानी जाती है, लेकिन कहाँ के लिए? सिर्फ और सिर्फ साउथ के लिए। मतलब बाकी इंडिया में चाय मानी जाती है, ठीक है, चाय को ज्यादा अहमियत दी जाती है। अब अगर इंडिया की बात करें या स्टेटमेंट का शुरुआत करें, तो हम बोल रहे हैं इंडिया इज एसेंशियली अ ट्री ड्रिंकिंग कंट्री। हो सकता है कुछ हद तक, ठीक है, नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस, बस ठीक है, चलिए इसको रख सकते हैं क्योंकि एलवाई से खत्म हो रहा है, ठीक। दूसरा है इंडिया इज मोस्ट अ ट्री ड्रिंकिंग कंट्री। मोस्टली होता तो सोच भी सकते थे, लेकिन मोस्ट है तो नहीं सोच सकते। इज सिंपली अ टी ड्रिंकिंग कंट्री, नहीं, यहां पे आप इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बता रहे हो तो सिंपली वर्ड नहीं जाएगा। प्रीडोमिनेंटली वर्ड बचा है और नीचे बचा है लार्जर। इज लार्जली अ टी ड्रिंकिंग कंट्री होता तो यहां भी सोचते, लेकिन लार्जर है तो ये नहीं जाएगा। अब बचा ए और डी। अब चलिए आगे सेकेंड ब्लैंक को भर के देख लेंगे कौन सा आंसर सही होगा। विथ कॉफी ओनली टू द इंस्टेंट वेराइटी, और दूसरा लिखा है विथ कॉफी रिस्ट्रिक्टेड टू द इंस्टेंट वेराइटी। सो यस, मेरा आंसर होगा डी, with coffee restricted to the instant variety except in the south। आप यहाँ only बोल ही नहीं पाओगे। अगर हम बोलते with coffee only to the instant variety, नहीं, restrict किया गया है instant variety को, लेकिन सिर्फ कहाँ? साउथ में। साउथ प्लेस है ना, इन पहले ही थोड़ी ना आ जाएगा आपके सेंटेंस में, या ओनली जो है वो पहले ही आपके सेंटेंस में थोड़ी ना चला जाएगा। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली आप बोलना चाह रहे हो कि इंडिया डोमिनेंटली क्या पीता है, इसीलिए डोमिनेंट वर्ड की वजह से आ रहा है प्रीडोमिनेंटली। इट इज अ टी ड्रिंकिंग कंट्री विथ कॉफी रिस्ट्रिक्टेड टू द इंस्टेंट वेराइटी एक्सेप्ट इन द साउथ। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव देयर इज नो डैश ऑफ कैपिटल। ओके, अब आप बोल रहे हो यहां पे कैपिटल की कमी नहीं है। अब कमी नहीं है का मतलब होगा डर्ट। डर्ट का मतलब होता है शॉर्टेज। इसके बाद है डिनाई, ये नहीं जाएगा। शॉर्टेज हो सकता है क्योंकि इसका मीनिंग भी सेम है। पॉसिटी नहीं होगा, एब्सेंट नहीं होगा। बचे हमारे पास अब दो आंसर, जिसमें से एक आपका आंसर है, या तो आंसर ए होगा या तो आंसर आपका सी होगा। क्लियर? अब देखो एग्जाम्पल से कैसे हम रिलेट कर रहे हैं। देयर इज नो शॉर्टेज या डर्ट ऑफ कैपिटल, यहां तक दोनों जा रहे हैं। टू फाइनेंस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोवाइडेड the projects involving huge investments are dash with transparency, are completely with transparency। होगा क्या? क्या ये आपके सेंटेंस को मीनिंग देगा? नहीं देगा। तो हम ये बोल सकते हैं that the projects involving huge investments are handled with transparency। yes, this can make sense। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1।
देयर इज नो डर्थ, डर्थ का मतलब भी होता है शॉर्टेज, ठीक है। देयर इज नो डर्थ ऑफ कैपिटल टू फिनेंस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोवाइडेड द प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आर हैंडल्ड विथ ट्रांसपेरेंसी। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑटोमेकर्स आर लाइकली टू यूज द कैश पोल। ऑटोमेकर्स जितने भी हैं दे आर लाइकली टू यूज कैश पोल। देखा जा रहा है कि वो लोग कैश पोल को यूज कर रहे हैं टू डैश R&D कैपेबिलिटीज। इसका मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज एज वेल एज डैश न्यू मॉडल्स, ठीक है। अब कैसी कैपेबिलिटीज को वो कैश करना चाहते हैं, कैसी कैपेबिलिटीज को वो इनकैश करना चाहते हैं, पहले तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, जो अब तक समझाया वही करिए। ऑटोमेकर्स आर लाइकली टू यूज द कैश पोल टू रेस्टोर्ड, होगा नहीं क्योंकि ईडी जा रहा है, रेस्टोर सोचा जा सकता था लेकिन ईडी है नहीं जाएगा। टू एक्सटेंड नहीं जाएगा। एनहांस R&D कैपेबिलिटीज, यस जा सकता है, स्ट्रेंथन भी जा सकता है, एनहांस भी जा सकता है। क्रिएट कैपेबिलिटीज विल नॉट मेक सेंस, कैपेबिलिटीज आर ऑलरेडी इनबिल्ट, वो क्रिएट नहीं की जा सकती, इसीलिए ये भी नहीं जाएगा। अब बचा बी और डी, ठीक है। अब देखो, अब हम सेकंड ब्लैंक को फिलअप करेंगे तभी जाके आंसर जो है वो क्लियर होगा। आपको इंट्रोड्यूस करना है नए मॉडल्स को, कि आपको एडवांस करना है न्यू मॉडल्स को। आंसर खुद सोचिए, नई चीजें आप जब किसी को दिखाते हो या शोकेस करते हो तो इंट्रोड्यूस करते हो या एडवांस करते हो? इंट्रोड्यूस करते हो ना। तो अब आंसर देखिए क्या बन रहा है। ऑटोमेकर्स आर लाइकली टू यूज कैश पोल टू स्ट्रेंथन R&D कैपेबिलिटीज एज वेल एज इंट्रोड्यूस न्यू मॉडल्स, क्योंकि आप नहीं बोल सकते थे एज वेल एज एडवांस्ड न्यू मॉडल्स। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? द आंसर हैज टू बी बी। क्लियर? यहाँ पे आपका स्टेटमेंट होगा स्ट्रेंथन एंड इंट्रोड्यूस, नॉट एनहांस एंड एडवांस्ड। आप लोग देख रहे होंगे कई बार हम क्या करें, जो आंसर पहले से एलिमिनेट किए जा सकते पहले हम उनको हटा दे रहे हैं, फिर हम दो दो ऑप्शन को लेके अपने साथ चल रहे हैं और सेकंड ब्लैंक आते आते अपने आप जितने आपके ऑप्शंस गिवन है देखो वो अपने आप क्लियर हो जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारे एग्जाम्स में भी गलती करने का जो चांसेस है वो मिनिमाइज हो रहा है। सेम चीज आपको यहाँ पे भी अप्लाई करनी है हर बार जब आप फिलर्स को यूज करोगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी हैव एज पर द डैश नॉर्म्स दैट रिमेन अनचेंज्ड। एज पर द डैश नॉर्म्स, अब प्रिवेलिंग भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, एक्चुअली नहीं होगा, रिसेंटली नॉर्म्स भी नहीं होगा, रिसेंट नॉर्म्स हो सकता था। अब बचे तीन ऑप्शन, तीनों जा सकते, दो जो हट गए वो हट गए, ठीक। एज पर द प्रिवेलिंग या फिर एग्जिस्टिंग या करंट नॉर्म्स दैट रिमेन अनचेंज्ड, जो कि अभी तक चेंज नहीं किए गए हैं, फर्म्स विल हैव टू डैश द सोर्सिंग नॉर्म्स। फर्म्स को क्या करना पड़ेगा? जो सोर्सिंग नॉर्म्स है फ्रॉम टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टोर मानना पड़ेगा। तो जब हम किसी चीज को मानते हैं, जब भी हम किसी चीज को मानते हैं, हम मीट करते हैं, अबाइड करते हैं। अबाइड किसको किया जाता है? अबाइड रूल्स को किया जाता है। तो यहाँ रूल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्म्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा उसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग नॉर्म्स दैट रिमेन अनचेंज्ड, फर्म्स विल हैव टू अडीहर, मानना पड़ेगा किसको? द सोर्सिंग नॉर्म्स फ्रॉम द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टोर। आप यहाँ पे मीट नहीं बोल सकते, फर्म्स विल हैव टू मीट द सोर्सिंग नॉर्म्स नहीं होता, मीट पर्सन को होता है, नॉर्म्स को नहीं, है ना। इन द सेम वे अबाइड नहीं जाएगा क्योंकि अबाइड रूल्स को किया जाता है, और अगर अबाइड होता तो अबाइड के बाद यहाँ पे एक बाई भी होना था, क्योंकि अबाइड हमेशा अपने साथ बाई को ही लेता है। क्लियर? जो वैसे भी आपके ब्लैंक के बाद नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं बन सकता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी हैव ट्रिपल फिलर्स। अब आपने सिंगल फिलर्स प्रैक्टिस कर लिए, अब आपने डबल कर लिए, अब हम करने जा रहे हैं ट्रिपल फिलर्स। अब आपको देखना है कि कौन से ऑप्शंस हैं जो आपके तीनों ब्लैंक में जाएंगे। समझिएगा, अगर ये एग्जाम में आते तो ये ज्यादा आसान है। इसमें क्या होता है, ब्लैंक्स ही आंसर बता देते हैं, ठीक है, ये ज्यादा आसान है। चलिए देखते हैं। A 4.4 dash earthquake has struck नेपाल। अच्छा, अर्थक्वेक आया। अब अर्थक्वेक को हम किससे मेजर करते हैं? फ्रीक्वेंसी तो लेंथ, वेवलेंथ के लिए जाती है, तो ये नहीं जाएगा। वेलोसिटी से अर्थक्वेक मेजर होता नहीं, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड से मेजर होता है, तो ये एक आंसर हो सकता है। लेकिन मैग्नीट्यूड हमारा ई में भी है। इंटेंसिफाइड अर्थक्वेक नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है जिसमें मेजर किया जाता है अर्थक्वेक, ठीक है। अब बचा सी और ई, अब पढ़ लेते हैं।
A 4.4 magnitude earthquake has struck eastern Nepal. The 476 significant shocks या aftershock. शॉक्स का बात क्या है या इकलौते अर्थक्वेक की बात हो रही है इस समय. हैज स्ट्रक सिंगुलर. हैज कौन से फॉर्म में है? सिंगुलर. और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपके सेंटेंस में यूज किया जा रहा है आफ्टर शॉक या फिर शॉक्स, कौन सा वर्ड सबसे क्लियरली जा रहा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आफ्टर शॉक टू हिट द कंट्री सिंस द devastating April 2015 quake that claimed over 9,000 lives. क्लियर? devastated नहीं होगा, सिंस यूज हो रहा है तो वी का हमेशा कौन सा फॉर्म जाएगा? जब भी हम सिंस यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हम सेंटेंस को कौन से फॉर्म में यूज कर रहे हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो जो यहाँ पे वी होगा वो कौन से फॉर्म में होगा? फोर्थ फॉर्म. अगर हम devastated लेते तो ये थर्ड फॉर्म था, हमारा आंसर क्या होना चाहिए था? आफ्टर शॉक के बाद devastating. Is that clear? Devastating April 2015 quake that claimed over 9,000 lives. Sorted. चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट वी हैव अ न्यू यूके रिपोर्ट हैज वार्न्ड. एक नए रिपोर्ट के अगेंस्ट या माना जाता है कि इसने वार्न किया है दैट द टेरर ग्रुप इज पेइंग, कि जितने भी हमारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो लोग पे कर रहे हैं. तो वो लोग क्या पे कर रहे हैं? दे आर पेइंग डैश इन एन अटेम्प्ट. ओके, दे आर पेइंग हीड. हीड मतलब होता है अटेंशन. ठीक है, यहाँ पे जो हीड है इसका मीनिंग होगा अटेंशन. द नेक्स्ट इज फोकस. दे आर पेइंग फोकस. फोकस पे नहीं कर सकते, अटेंशन दे सकते हैं. स्मगलर्स, हाँ अब पर्सन्स आ रहे हैं. अब देखो यहाँ पे स्मगलर्स जा सकता है. दे आर पेइंग होम. यूके जो नया यूके रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जितने टेरर ग्रुप्स है वो लोग स्मगलर्स को पे कर रहे हैं इन एन अटेम्प्ट टू रिक्रूट. किस लिए पे कर रहे हैं? ताकि वो रिक्रूट कर सके. देखो अब यहाँ इनोसेंट भी जा सकता है, वल्नरेबल भी जा सकता है, दोनों जा सकता है. अब सेकेंड ब्लैंक में भी कंफ्यूजन है ना. हम यहाँ बोल सकते हैं टू रिक्रूट इनोसेंट चाइल्ड रिफ्यूजीज, सही है. टू इनोसेंट वल्नरेबल चाइल्ड रिफ्यूजीज, ये भी हो सकता है. वल्नरेबल मतलब ससेप्टेबल, वो जिन्हें आसानी से बरगलाया जा सके. ठीक है, तो वल्नरेबल भी जा सकता है. फ्रॉम, अब आंसर मिल गया. फ्रॉम अ कंट्री होता, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? कंट्रीज. इसका मतलब इसमें जो फॉर्म जाएगा वो क्या होगा? प्लूरल. अब आपका यहाँ पे तो ए लिखा है तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा डी. इज दैट क्लियर? देखो थर्ड ब्लैंक आते आते आंसर मिल गया ना. इससे क्या होता है? गलती के चांसेस कम हो जाते हैं. Sorted. A new UK report has warned that the terror group is paying smugglers in an attempt to recruit vulnerable, मतलब susceptible child refugees from many countries. Is that clear? चलिए next. More खत्म. आंसर क्या है? आंसर क्या है? Dan, है ना. आपके दिमाग में सीधे आया more than 200 refugees. अब Dan कहाँ का है पहले वो खोजो. ये हट गया, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है. बस आंसर आ गया. दो तीन आपके हट गए, मतलब दो हट गए, तीन बचे. अब इतना क्लियर है कि यहाँ पे हमारा दैन आएगा. ठीक. मोर देन 120 माइग्रेंट्स इंक्लूडिंग विमेन एंड चिल्ड्रन. 120 माइग्रेंट्स जो कि विमेन एंड चिल्ड्रन एक साथ हैं, वेर रेस्क्यूड, क्योंकि ये पास्ट है. यहाँ पे वेयर कौन से फॉर्म में है? पास्ट फॉर्म में है. तो वर्ब कौन से फॉर्म में होगा? सेकेंड फॉर्म. अब आंसर देखते हैं. यहाँ रेस्क्यूइंग है, नहीं होगा. फियर्स है, नहीं होगा. तो बस आंसर भी क्लियर है. आंसर क्या हो जाएगा? were rescued by Libyan coast guards off the coast after their boat ran into trouble. You always run into something, है ना. जैसे कि plunge into होता है वैसे ही run into होता है. ठीक है, जैसे ran into trouble, ran into each other, bumped into each other, मतलब अचानक से किसी से मिलना को भी ran into, bump into बोलते हैं. तो हमारा आंसर सीधे सीधे क्या होगा? 2. Clear? More than 120 migrants, including women and children, were rescued by Libyan coast guards off the coast after their boat ran into trouble. Sorted? Let's move on to your next question. Okay, so your next question is, it is dispute abroad as dash. First retired. अब यहाँ पे पहला retired person है तो ये specific general की आप बात कर रहे हैं, है ना. Specific retired general to lead the Pentagon in more than himself a century, the retired general dash. The retired general dash that in Japan and South Korea, his experience in uniform is dash as an asset. ठीक है, अब देखते हैं.
इन इज डिस्प्यूट अब्रॉड एज डैश पोस्ट रिटायर्ड जनरल, तो यहाँ पे होना चाहिए था द। इन एज अ रिटायर्ड जनरल नहीं होगा, एन होगा नहीं, होगा नहीं, बचा सी और डी। अब इन दोनों में से ही एक हमारा आंसर है, ठीक है। एज द फर्स्ट रिटायर्ड जनरल सही है। टू लीड द पेंटागन इन मोर देन हाफ अ सेंचुरी, in more than half a century, the retired general found, या the retired general who's that, of course yes, so the answer is very obvious, who's होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Found that in Japan and South Korea, his experience in uniform is seen as an asset, is acting as an asset, तो वैसे भी नहीं जाता, is in an asset वैसे भी नहीं जाता, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाता? is seen या is seen as an asset here, clear? एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट लिखा था तो हम हमेशा ऐसे ही बोलते द फर्स्ट मूवी दैट आई सॉ, द फर्स्ट पर्सन हुम आई मेट, है ना। तो यहाँ पे जब भी हम स्टेटमेंट को स्पेसिफाई कर देते हैं या स्पेसिफिक बना देते हैं, डेफिनेट फॉर एनी रीजन, वो हमेशा हमारे साथ आर्टिकल द लेता है। तो अब 2 ही ऑप्शन बच रहे थे, बाकी जब आप ब्लैंक्स को पुट इन करते जाए थे तो आपको समझ में आ रहा था कि बाकी कुछ ऑप्शन तो पहले ही आपके एलिमिनेट हो गए, तो जो बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा बन जाएगा आंसर आपके स्टेटमेंट का। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The former union minister has said that the demonetization of dash value currency notes, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था वो कैसी करेंसी नोट्स के ऊपर हुआ था? लो या हाई? 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, तो सबसे ज्यादा किस पे प्रेशराइज किया गया था? हाई वैल्यू करेंसी नोट्स। अब हाई आपका ए में है, सी में है, डी में है, बी और ई ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हाई वैल्यू करेंसी नोट्स टू पे द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी, टू एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी या टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी हैज हैड एन मेजर इम्पैक्ट, यूनिक इम्पैक्ट, इमेजिनरी इम्पैक्ट होगा नहीं क्योंकि जो भी हुआ वो बिल्कुल सच हो रहा था। एडवर्स इफेक्ट मतलब नेगेटिव इफेक्ट, जो कि हम सब जानते हैं डिमोनेटाइजेशन का हमारे नेशन पे एडवर्स इफेक्ट देखा गया था, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नहीं देखे गए थे। सोचा गया था कि कुछ पॉजिटिव होगा बट पॉजिटिव हुआ नहीं, तो यहाँ पे आंसर आएगा एडवर्स इम्पैक्ट ऑन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन हिज कंट्री। अब बिकॉज बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, पे जाता नहीं, इसमें से एड्रेसिंग होता नहीं क्योंकि यहाँ पे टू लिखा था तो हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए था, यहाँ पे जो वर्ड जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? एड्रेस, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। The former union minister has said that the demonetization of कौन से वैल्यू करेंसी नोट्स से? हाई value currency notes to address the problem of black money has had an adverse, that means negative impact on majority of population in the country. आपने देखा होगा कि जब हमने डबल और ट्रिपल फिलर्स भी आपके साथ शेयर किया तो हम क्या कर रहे थे? हम एक ही ट्रिक को बहुत बार एलिमिनेट कर रहे थे, वो थे आपके ऑप्शंस को एक बार में देखना और एलिमिनेट करना। फिर जो बच जा रहे थे हम उनमें से सारे ब्लैंक्स में उसको पुट करके, क्योंकि खैर ये आपका एड्रेसिंग एक्सरसाइज था इसीलिए हमने आपको सारे ऑप्शंस को अलग अलग पुट करके दिखाया, नहीं तो एग्जाम्स में ये भी करने की नौबत नहीं आएगी। अगर आप थोड़े से केयरफुल हैं, थोड़ा सा भी स्टेटमेंट का नॉलेज है और आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज है, तो आपका आधी से ज्यादा एफर्ट्स यहाँ पे बच जाता है। ऑब्वियस ही चीज है, एफर्ट्स बच जाएंगे तो प्री हो या मेंस आपके 5 से 10 मार्क्स इस सेक्शन से सिक्योर हो जाएंगे। इसी तरीके से आप हर जगह जब भी आप इन सारे सेक्शंस में अरेंजमेंट्स करोगे या फिर इन सारे सेक्शंस में आप फिल इन द ब्लैंक्स को अप्रोच करोगे, आपका अप्रोच बेसिकली यही होगा। खैर जहां तक एसएससी के आपके फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है, ये ज्यादा हार्ड नहीं आते, इनका सेक्शन बहुत ईजी होता है। सबसे ज्यादा इनका क्वेश्चन आपको सीजीएल में देखने को मिलेगा, एमटीएस में सिंगल फिलर्स की तरह देखने को मिल सकता है, या फिर सीएचएसएल में 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन ये आ सकते हैं। क्लियर? इस सेक्शन से भी 3 से 4 मार्क्स जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा अच्छे से देखिएगा। आई होप आपको ये सारे लेसन्स बेनिफिशियल लग रहे हो। अगर दिक्कत है तो समझिएगा आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी भी आपको क्लियर नहीं है। गो बैक, रिवाइज अगेन एंड अगेन सो दैट यू हैव मास्टर्ड दिस सेक्शन। कोई भी कुछ पूछे तो आपको पता हो कि इसके साथ का आंसर क्या होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।